हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड सीजी पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम 2018 का जो प्रयास का पेपर है उसकी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, प्रयास आवासीय विद्यालय की जो परीक्षा है उसमें प्रीवियस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रीवियस पेपर से आपके काफी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 2018 का जो आपका प्रयास का पेपर था उसकी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं जो कि आपको परीक्षा में जरूर से हेल्प है वो करेगा। तो चलिए बच्चों, बिना डिस्टर्ब करते हुए जल्दी से अपना पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से हमें परफेक्ट क्यूब बताना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसका क्यूब निकालते हैं। अब आपको पता होगा कि क्यूब निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं। तो पहला जो तरीका होता है वो लघुत्तम लेकर होता है, यानी कि एलसीएम करके। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं। सबसे पहले इस 22,000 को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम करेंगे, दो से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 11,000 आएगा। दो से फिर काट देंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे भी 5, 5500 आ जाएगा। दो से काटेंगे तो 2, 14, 5, 0, 2750 आएगा। फिर इसको काटेंगे 3, 7 और 5, 1375 आ जाएगा। ठीक है, अब 1375 हमारा 5 से कटेगा तो इसको 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 37 हो जाएगा। तो 5 सता 35, दो बचेगा, 25 आ जाएगा। 275 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो एक आएगा, जीरो आएगा, नहीं नहीं एक आएगा, सॉरी, पचम 25 हो जाएगा, यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 11 आएगा और 11 से काट देंगे तो एक आ जाएगा। देखिए इसमें ना तीन तीन के पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो दो है वो 4 बार आया है ना। जबकि हम घन बनाने के लिए हमें कितने के जोड़े चाहिए होते हैं, तीन तीन के जोड़े चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो 22,000 दिया गया है ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। अगला हम चेक करते हैं 2744 को। पूर्ण घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो अगर तीन तीन के जोड़े नहीं होंगे तो वो हमारा पूर्ण घन नहीं होता है। 2744 को चेक करते हैं, दो से भाग करेंगे तो दो, तीन, सात, दो, 1372 आएगा। इसको फिर से दो से काटेंगे तो छः, आठ, छः, 686 आएगा। दो से काटेंगे तो तीन, चार, तीन आएगा। 343 हमारा सात से कटेगा तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। इसको भी सात से काटेंगे तो सात आ जाएगा और इसको भी सात से काट देंगे तो एक आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे दो तीन बार है। कितने बार है, तीन बार है। और सात भी हमारा तीन बार है, यानी कि यहाँ से हमें दो मिल जाएगा और यहाँ से हमें सात मिल जाएगा। तो 2744 का जो परफेक्ट क्यू यानी कि घनमूल है वो हमारा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सात दूनी 14। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे दो दो है वो हमें तीन बार मिला था, और जो सात है वो भी हमें तीन बार मिला था। तो इनके हम तीन तीन के जोड़े बना के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 2744 है वो एक क्या है, पूर्ण घन है। और हमें पता है कि इस क्वेश्चन में कोई एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए जो सी है और जो डी है ये सब क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूर्ण घन बताना था, 2744 हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका एलसीएम करना है और एलसीएम करने के बाद आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। जिसकी संख्या के तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे वो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट क्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 में अगली संख्या क्या होगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले दिया गया है 2, फिर दिया गया है 5, फिर दिया गया है 7, फिर इसके बाद है हमारा 11, फिर दिया गया है 13 और फिर दिया गया है 17। ठीक है, इस तरीके से देखो, इसमें जो आपको संख्याएं दी गई हैं, वैसे तो यहाँ पे एक संख्या मिस है। ठीक है, देखो ये सारी ना विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर्स, जैसे कि दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, ठीक है, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो वन का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो टू का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो टू का है, इसमें जो डिफरेंस है वो थ्री का है, इसमें जो डिफरेंस है वो भी थ्री का है, और इसमें भी जो डिफरेंस है वो फोर का है। आप देख सकते हो दोस्तों, दो संख्याओं में जो डिफरेंस है वो दो का है,
फिर दो संख्याओं में जो अंतर है, अच्छा इसमें तो 4 का अंतर हो गया, है ना? इसमें फिर से हमारा 2 का अंतर है। इस तरीके से ये सारी हमें विषम संख्याएँ दी गई हैं। तो इसकी जो अगली विषम संख्या होगी वो हमारी 19 हो जाएगी, ठीक है? अगली जो विषम संख्या होगी, देखिए यहाँ पे सारी ही विषम संख्याएँ दी गई थी। इसमें से कुछ नहीं थी, जैसे कि 15 नहीं था और 9 नहीं था, ठीक है? बाकी जो संख्याएँ थी वो सारी विषम संख्याएँ थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 625 का सही विकल्प चुनिए, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 625। तो देखो 625 इसका जो वर्गमूल होता है वो हमारा 25 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है, इसलिए हम इसका आंसर सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न का बहुलक क्या होगा, ठीक है? मोड बताना है हमें हमें इसमें। देखो डेटा दिया गया है 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3, ठीक है? ये हमें डेटा दिया गया है। अब आप इसमें देखो, देखो जो हमारा 3 है वो हमें सबसे ज्यादा बार दिया गया है ना? 1 2 3 4 और 5 बार। जो 3 है वो हमारा 5 बार है, जो 5 है वो हमारा 3 बार है, जो 2 है वो सिर्फ 2 बार है और जो 4 है वो भी सिर्फ 2 बार है। तो मोड क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा आती है, मोड यानी कि बहुलक होती है सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा आने वाली संख्या या सबसे ज्यादा आने वाला डेटा, ठीक है? तो इसका जो बहुलक यानी कि मोड हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन में 3 दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोड का मतलब होता है बेटा जो संख्या सबसे बार बार आती है, सबसे ज्यादा आती है, उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आधार 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है? आधार इस क्वेश्चन में देखो आपको 15 सेंटीमीटर यानी बेस 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई थी 10 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे दोनों का तो आंसर हो जाएगा 150, ठीक है? तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 150 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले में जो भी वैल्यू उसको रख देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ भी चुका है, ठीक है? तो मान लो एक वृत्त है और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का बच्चों व्यास होती है। क्या होती है? व्यास, ठीक है? जीवा तो पता होगा क्या कहलाता है? एक सर वृत्त की परिधि से एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जो अपन रेखा से मिलाते हैं वो उसका व्यास वो कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, ठीक है? क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है बेटा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत ही इजी है। अब अर्धवृत्त का क्या होगा? अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। पूरा पाई आर स्क्वायर है तो आधा क्या हो जाएगा? इसमें हम 1/2 से भाग कर देंगे आधा, क्योंकि हमारा 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ठीक है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा? हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो देखो सी ऑप्शन में जो दिया गया था पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर तो आधे का हो जाएगा, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ये बताना है किसके बराबर है?
ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसको बताना है किसके इक्वल है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा ए क्यू प्लस का बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि फॉर्मूला बन रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि किसका फॉर्मूला है तो उसके लिए भी देखो शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले इस ए का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी का कर देंगे। तो ए का करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे इस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस का ए का गुणा ए बी के साथ होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए का गुणा बी के साथ होगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो बी का गुणा ए स्क्वायर के साथ होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, बी का गुणा माइनस ए बी के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर बी था और यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा ए क्यू प्लस का बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में जो दिया गया था ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो ये सिंपल सा मेथड हो जाएगा। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जितने कट रहे होते हैं उनको काट देते हैं और जो लास्ट में बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन बराबर है, सॉरी यहाँ पे ना एक्चुअली में यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे भाग का साइन है, ए की पावर एम और डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए एक रूल होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे भाग हो रहा है इसलिए इसकी घातें हैं वो कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो आंसर आएगा ए की पावर एम माइनस का एन, एम में से एन है वो चला जाएगा। तो जो डी ऑप्शन में दिया गया था आपको ए की पावर एम माइनस का एन, वो इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व है वो करते हैं। गुणा का भी बता देता हूँ, गुणा में क्या होता है, जैसे मान लो ए की पावर एम है और इसका गुणा हो रहा है ए की पावर एन के साथ, तो इस केस में ये दोनों घातें वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा ए की पावर एम प्लस में एन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x का a प्लस बी का गुणनफल होगा। देखिए x का a प्लस बी के साथ क्या बताना है, गुणनफल बताना है। बहुत सिंपल है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा ax और b के साथ करेंगे तो हो जाएगा bx, ax प्लस का bx, यही इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो आपको दिया गया है ax प्लस bx, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ में प्रोडक्ट बताना था। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। तो x का अपन a प्लस बी के साथ गुणा कर देंगे तो जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका होगा, इसकी माध्यिका बतानी यानी कि मीडियन। देखो सबसे पहले अपन डेटा को लिखते हैं, तो डेटा है 4 5 10 6 7 14 9 और 15। कितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो डेटा हमें दिया गया है वो हमारा कैसा है, इवन है ना। तो इवन के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है इवन के लिए, मीडियन का होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और इसके भी अपॉन में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। अब सबसे पहले इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटा है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, फिर है हमारा 10, ठीक है, फिर है हमारा 14 और उसके बाद है 15। अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमारी 8 है, क्योंकि ये जो डेटा है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब उनको यहाँ पे 8 दिया गया है, 8 है, आंकड़े अपने 8 हैं, इसलिए जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बस इस वाले फॉर्मूले में हम n की वैल्यू रख देंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा।
देखो पहले होता है हमारा n बाई में 2, यानी कि 8/2 TH, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा n/2 प्लस का 1, यानी कि 8/2 प्लस का 1 TH, और इस पूरे के बटे में आएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा चौथरा, 8 का 2 में भाग करेंगे तो चौथरा आएगा, और यहाँ पे चौथरा आएगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये पांचवा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, और इसके अपॉन में आएगा 2। अब इस डेटा की जो चौथी टर्म है और जो पांचवी टर्म है उसका हमें यहाँ पे मान रखना होगा। देखो इसमें जो चौथी टर्म है वो क्या है हमारी, 1 2 3 4 7 है, और जो पांचवी है वो हमारी 9 है। चलिए दोनों के यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा 7 प्लस का 9/2। 9 7 हमारा 16 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 8। यानी कि इसकी जो मीडियन होगी वो क्या होगी, 8 होगी। सी ऑप्शन, मीडियन क्या हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ मैंने क्या किया है इसमें। देखो सबसे पहले डेटा दिया गया था, तो अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद अपन ने देखा कि आंकड़े कैसे हैं, सम है कि विषम है। सम के लिए अपना अलग फॉर्मूला होता है, विषम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो अपना डेटा सम था, इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू अपनी 8 आ गई। अपन ने सम का फॉर्मूला लगाया, तो हो गया n/2 टूथ टर्म प्लस n बाई अपॉन में टूथ प्लस 1 टर्म, और इसका अपॉन में 2। तो n की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ से अपन को फोर्थ मिल गया, यहाँ से 5 मिल गया। चौथी टर्म बेटा अपनी 7 थी, और और जो पांचवी टर्म थी वो अपनी 9 थी। तो 7 और 9 को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, आंसर आ गया अपना 8। तो सी ऑप्शन में अपन को 8 ऑप्शन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहता हूँ समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। अब मान लो कि अगर जो डेटा है वो अपन को ऑड दिया रहता, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता। तो देखो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऑड का मतलब होता है विषम। मीडियन का जो फॉर्मूला होता वो होता अपना n+1 अपॉन में टूथ टर्म। n+1 अपॉन में टूथ टर्म जो होगी वो उसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20a² b और 20 और ab² c का महत्तम समावर्तक होगा। इन दोनों का अपन को ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। देखो 20a² b और यहाँ पे है ab²c। देखो इसमें जो अपन को कॉमन मिल सकता है वो ए बी मिल सकता है, ठीक है। इसमें से अपन ने ए बी कॉमन ले लिया। चलो ऐसे देखो 20a² b था, ठीक है। इसमें से अपन ने ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 20a, ठीक है। ओके, इसमें देखो ab²c में से इसमें भी अपन को क्या कॉमन मिल सकता है, ए बी मिल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी सी। अब इन दोनों में देखो इसमें इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, यानी कि इसका जो महत्तम समावर्तक हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो महत्तम समावर्तक होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपन को ऊपर वाले में भी मिल रहा है और ए बी अपन को नीचे वाले में भी मिल रहा है, तो इस वजह से इसका जो ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो 72 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करो जिससे 200 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अपन को बेटा वो संख्या बतानी है जिसमें अगर अपन 200 से गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए 200 का एलसीएम लेते हैं। 200 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100, फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 50, फिर से 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब आप यहाँ पे देखो, देखो 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बार जो 2 आ रहा है वो कैसा है, अकेला है, उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है बच्चों, वही इसका आंसर है, वो हो जाती है। यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर अपन 200 में 2 से गुणा करते हैं तो 400 हो जाएगा, और आपको पता है कि जो 400 है वो हमारा 20 का वर्ग होता है, ठीक है। 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमें 200 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके लिए हमें उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ना जो संख्या रहती है जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही इसका क्या होती है, आंसर होती है। यहाँ पे मान लो गुणा करने के लिए बोला गया था, अगर मान लो यहाँ पे भाग करने के लिए भी बोला जाता, तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता वही इसका क्या होती, आंसर होती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों 18x² बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6xy का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 18x² बाई स्क्वायर में अपन को भाग करना है 6xy का। देखो बहुत सिंपल, इसको ऐसे ही काट देंगे। 6 से 18 को काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। x से एक x कट जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा। y से एक y कट जाएगा तो सिर्फ एक y बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3xy। क्या हो जाएगा? 3xy। तो बी ऑप्शन में दिया गया है प्लस का 3xy। देखो ये संख्या प्लस की ही है, चाहे इसके आगे आप प्लस लगाओ या फिर ना लगाओ। तो इसका आंसर बी ऑप्शन 3xy एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। इसका अपन को माध्य बताना है, ठीक है। एक बार डेटा को लिख लेते हैं। तो डेटा है 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है, सबको जोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे जोड़ दो, 81 प्लस 74 प्लस 69, माध्य औसत हमारा सेम होता है, प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 और प्लस का 61। अब ये डेटा है कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको अपन 7 से भाग कर देंगे। चलिए पहले सबको जोड़ते हैं। तो हो जाएगा 1 4 5, 5 4 9, 1 4 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 3 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 का 4 कैरी 2 आएगी, 8 2 10, 17, 23, 30, 39, 44 और 50। ये हो जाएगा अपना 50। अपॉन में आ जाएगा इसके 7। भाग कर देंगे तो 7 7 49 और 7 दूनी 14, 72 इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। देखो माध्य बराबर होता है, मीन बराबर होता है द सम ऑफ द डेटा एंड नंबर ऑफ द डेटा। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और इसके बटे में आता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस फॉर्मूले को लगाया, पहले सारे आंकड़े को जोड़ दिया और ये जितने भी आंकड़े थे वो 7 थे, तो 7 से भाग लगा दिया, तो आंसर आ गया 72, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर का हो। देखो एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ओके, ठीक है, इस तरीके का। इसके बेटा जो विकर्ण बोले गए हैं वो बोले गए हैं 24 और 10 सेंटीमीटर। ये मान लो अपना 24 है और ये वाला अपना 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। देखो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है बच्चों, वो होता है हमारा हाफ d1 मल्टीप्लाई में d2। d1 d2 क्या होता है? तो d1 d2 हमारे विकर्ण होते हैं, यानी कि डायगोनल होते हैं। तो d1 है हमारा 24 और d2 है हमारा 10 है, ठीक है। इस तरीके से मान रख देंगे तो हो जाएगा हाफ, d1 का जो मान है वो 24 है और d2 का मान 10 है। 2 से दोस्तों हमारा 24 है वो कट जाएगा, 12 आएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 12 गुणा में 10। तो 12 गुणा में 10 करेंगे तो आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया गया है। मुझे लगता है बी ऑप्शन में भी करेक्ट दिया गया है। ये तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है। बट आप मान लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा? 120 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का योगफल 42 है। चलो पर मानते हैं पहली संख्या क्या है। माना पहली संख्या बच्चों अपनी x है, ठीक है, ये मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों अपनी 42 माइनस का x, क्योंकि अगर पहली x है और उनका योगफल 42 है तो दूसरी अपनी 42 माइनस का x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया था? दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो, ठीक है।
यानी कि जो अपना 42 माइनस एक्स है वो पहली संख्या का कैसा है, दुगना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, है ना, इसको दुगना कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 42 बराबर एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का एक्स, तो हो जाएगा 42 बराबर में 3x, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 42 बटे में 3 इक्वल टू एक्स। तो x का जो मान आएगा, देखो 3 से 42 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि x का जो मान आएगा वो 14 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में 14 तो दी नहीं गई है, तो पहली संख्या बच्चों अपनी 14 हो जाएगी। अपन को देखो यहाँ पे दूसरी संख्या बतानी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये अपनी 14 हो गई। दूसरी हो जाएगी अपनी 42 माइनस का x, यानी कि 42 माइनस का 14, और 42 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 28, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है, हमारी 28 है। सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या अपनी 14 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पे 14 तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम दूसरी संख्या 28 को इसका करेक्ट आंसर है वो मान लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर ज्ञात करो। देखो इसमें पी दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 4,000, टी इक्वल टू दिया गया है 2 ईयर, आर इक्वल टू दिया गया है 5%, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सी आई। चक्रवृद्धि ब्याज होता है अपना पी ब्रैकेट 1 + r/100 और इसके ऊपर टी की पावर या फिर एन की पावर। तो पी है अपना 4,000, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5/100 और इसके ऊपर घात हो जाएगी 2 की, क्योंकि समय हमारा 2 साल दिया गया है। चलो सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा अपना 4,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा, और ये 100 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105/100, और इसके ऊपर घात आएगी 2 की। अब घात 2 की है, यानी कि इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4,000 गुणा में 105/100, और फिर से हो जाएगा 105/100। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर बचा अपना, देखो अभी 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर बचा अपना 2 गुणा में 21 गुणा में 105, इसका गुणा कर देंगे, 105 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 210 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 210। 210 गुणा में 21 करेंगे तो 0, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 43 44, 4,410 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 4,410 आएगा। अब ये अपना ए आया था, क्या आया था, ए आया था, अपन को इसमें से ब्याज बताना है, तो आई बराबर हो जाएगा अपना ए माइनस का पी, यानी कि अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। आई बराबर, देखो ये आया अपना 4,410, प्रिंसिपल था अपना 4,000, माइनस कर देंगे तो जो ब्याज है वो आ जाएगा अपना 410 रुपए। ठीक है, तो सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे 410 है वो दिया गया था, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ये अमाउंट होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये अमाउंट का सूत्र होता है, तो यहाँ से जो अपना अमाउंट निकल के आया, अपन ने जब इसको सॉल्व किया वो आया 4,410 रुपए। अपन ने इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया, तो जो फाइनल आंसर आया यानी कि ब्याज आया वो आया अपना 410 रुपए। ठीक है, होप करता हूँ आपको क्वेश्चन है वो सब कुछ क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों डाउट है तो लाइव चैट के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा अभिलंब 7 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों ये होता है अपना आधार गुणा में ऊंचाई या आधार गुणा में लंब। ठीक है, आधार दिया गया था 4 और लंब दिया गया था 7, दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर और स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आधार गुणा में लंब होता है, आधार 4 है लंब 7 है, गुणा कर देंगे तो 28
8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 5/6 के हर से क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो। देखिए इस 5/6 के हर से घटाना है, क्या घटाएं कि अपन को क्या मिले, 1 मिले। चलिए अपन इसके हर से x घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, x। तो अपन को जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इस 6 माइनस एक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो हो जाएगा 5 बराबर 6 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ लाएंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो एक्स इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, और जो 5 है इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा एक्स बराबर 1। यानी कि अगर अपन इसके हर से 1 को घटा देते हैं तो जो अपन को आंसर है वो 1 मिल जाएगा। चलिए घटा कर देखते हैं, तो हो जाएगा 5, 6 माइनस का, अब एक्स की जगह पे रखेंगे 1 बराबर में 1, 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे भी 1 है। देखो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि एकदम सही है। अगर अपन इसमें से 1 को घटा देंगे तो जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने 2018 के पेपर के 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। इससे जो अगली क्लास आएगी उसमें अपन आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और बच्चों आपको इस चैनल पर प्रयास आवासीय विद्यालय की पूरी तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और बच्चों आपको इस चैनल पर प्रयास आवासीय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी नए वीडियोस डालें, जो भी क्लास आपके लिए लेकर आए, उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।